हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का हमने जो निष्कर्ष निकाला था, उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल क्या दिया था परमाणु को लेकर के, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने कल उसके बारे में पढ़ा और उसका ड्रॉबैक क्या था, और फिर जो अल्फा प्रकीर्णन पे आधारित उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके आधार पे हमने नाभिक के आकार का आकलन के लिए एक फार्मूला भी ड्राइव किया था। फिर उनके ड्रॉबैक जो लास्ट में थे कि असल में उनके जो डीमेरिट क्या है, कमियां क्या है, तो उनकी दो कमियां निकल के आई थी। उसको हमने कल चर्चा कर लिया था कि वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, और एटम का जो स्पेक्ट्रम लिया गया था तो उनके अनुसार एटम का जो स्पेक्ट्रम अगर लिया जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी परमाणु के नाभिक के चारों जितनी भी कक्षाएं, जो भी कक्षाएं, किसी में भी घूम सकता है। ठीक है ना, किसी भी कक्षाओं में घूम सकता है। और दूसरी चीज जो मैक्सवेल का जो रेडिएशन वाला वो बात कहे थे कि अगर कोई चीज एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लगातार रेडिएट करेगा और उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी और उससे निकलने वाले, रेडिएट होने वाली जो एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने सेम बताई थी कि ये सेम फ्रीक्वेंसी से घूमते हैं। जो परिक्रमण की फ्रीक्वेंसी होती है और जो इमिट करते हैं रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वो घूमता जाएगा एनर्जी विकृत करता जाएगा, तो इसलिए उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी। कहने का मतलब वो बड़ी कक्षा से होते हुए छोटी कक्षाओं तक आएगा, मतलब हर कक्षा होते हुए आएगा। तो हर टाइप की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को रेडिएट करेगा। इसका मतलब है कि उसमें हर टाइप की वेवलेंथ पाई जाएंगी, यानी कि उसका जो स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तब वो उसमें हर टाइप की जो वेवलेंथ शामिल होगी, फ्रीक्वेंसी शामिल होगी, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जब उनका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हम लाइन देखते हैं, मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम आता है, बीच बीच में लाइन आती है। अगर कॉलेज स्पॉट पे लिया जाए तो कहने का मतलब बीच बीच की कुछ वेवलेंथ गायब हो जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को समझा नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उसकी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए कि आखिर में एटम उनके हिसाब से, तो एटम का अस्तित्व नहीं होना चाहिए लेकिन एटम जो है स्टेबल है, उसका अस्तित्व है, वो बात नहीं समझा पाए। तो इन दो कमियों को सुधार करने के लिए नील्स बोर, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, नील्स बोर ने करीब 1912 की बात करें तो उनके प्रयोगशाला में जाकर के बहुत सा अध्ययन किया था। ये नील्स बोर जो थे, रदरफोर्ड के प्रयोगशाला में जाकर के बहुत दिनों तक अध्ययन किया, और उनके जो प्रेक्षण थे उस बात से वो अस्वस्थ थे कि नहीं ये सही है, केवल जो उनकी दो कमियां हैं उनमें सुधार करते हुए उन्होंने अपना कुछ आइंस्टीन का और जो प्लैंक क्वांटम सिद्धांत है, यानी क्वांटम जो मैकेनिक्स है, उसको एक साथ शामिल करके उसके साथ कुछ हाइपोथेसिस, मतलब कुछ अभिकृतियां दिया, पास्टुलेट्स दिया, मतलब कुछ संशोधन किया। और उन्होंने कहा कि ये जो क्लासिकल फिजिक्स है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकत्व का जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो फिजिक्स है, इसको बृहद घटनाओं पे, मतलब स्थूल स्तर की, बड़े स्तर की जो घटनाएं हैं उस पे तो बड़े आसानी से इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन जो माइक्रो स्तर की हैं, कहने का मतलब परमाणु स्तर की जो घटनाएं हैं उस पे इसको लागू नहीं किया जा सकता है ना। तो वहां पे अगर लागू करेंगे तो ये विचलन पैदा करेगा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसको जो है परमाणु स्तर पे ये क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसे आप फिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसने क्या है, कुछ क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टीन का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, दोनों को मिक्स करके, जो प्रारंभिक क्वांटम थ्योरी थी वही प्लैंक की, उनको मिक्स करके अपना कुछ पास्टुलेट्स दिए।
और उनके पास्टुलेट्स तो कुछ रदरफोर्ड से मिलते जुलते हैं, एक आध दो पास्टुलेट उन्होंने नया बनाया और उसके आधार पर जो उनकी कमियां थी, हालांकि इनकी भी कमियां हम लोग देखेंगे, रदरफोर्ड की जो कमियां थी वो उस पास्टुलेट के माध्यम से वो सॉल्व हो गई। ठीक है ना। तो इनके अनुसार वो है कि इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में नहीं घूम सकता, और कक्षा में घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जिसमें घूमेगा वो उसकी अस्थायी कक्षा होगी, फिक्स होगी, घूमते हुए एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, और कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकता है, हर कक्षाओं में नहीं घूम सकता है। ठीक, तो उसे स्थायी कक्षा भी कहते हैं। और ये एनर्जी का रेडिएशन तभी करेगा जब उसे कक्षा बदलनी होती है, तो वो बाहर से एनर्जी ऑब्जर्व करता है, उसके हायर लेवल एनर्जी में जाता है, अपनी ऊंची अवस्था में जाता है, फिर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है, फिर उसी एनर्जी को इमिट करके फिर जो है नीचे लोअर जो स्टेट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, कक्षाएं, उसमें किसी में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि इनका जो है पोस्टुलेट्स क्या था, इन्होंने क्या कहा, और उसके आधार पे हम जो है किसी इलेक्ट्रॉन के जो कक्षाएं है उसकी त्रिज्या का आकलन करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसके वेग का आकलन करेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का आकलन करेंगे, और टोटल एनर्जी का आकलन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो चैप्टर आप जानते ही हैं, परमाणु है, हम हेडिंग डाल लेते हैं बोहर का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है ना। नील्स बोर, या इसी को बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं, नील्स बोर, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का क्या है, परमाणु मॉडल। ठीक है ना, या बोहर का परमाणु मॉडल। कुछ बातें, एक आध बातें तो इन्होंने उसी चीज को दोहरा दिया था रदरफोर्ड का, कि उन्होंने कहा था एटम्स का जो मास होता है, यानी समस्त द्रव्यमान एटम के भीतर सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता, कन्फाइंड होता है, जिसको उसको नाभिक बोला था। तो ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी। एक आध दो चेंजिंग है, एक आध दो बात तो इन्हीं की रहेगी। ठीक है। तो हम पहली बात उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, पहली बार है ना, अक्सर किताबों में चीज नहीं लिखा जाता है, जो उन्होंने नया बोला वो लिखा जाता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है ना, परमाणु के केंद्र में संचित होता है, केंद्र में सूक्ष्म स्थान में, केंद्र में सूक्ष्म स्थान में संचित होता है या केंद्रित होता है, ये बात तो पुरानी है ना, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस एक ऐसा स्थान है जो परमाणु के सेंटर में होता है और उसका पूरा मास वहीं पे केंद्रित होता है, ठोस चीज है। अब आगे जो दो तीन बातों वो बोलेंगे वो कुछ अलग है, ये बात अलग। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा के साथ और निश्चित वेग के साथ कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, जिसको अस्थायी कक्षा कहते हैं। और अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। उन्होंने
वैद्युत चुंबकीय तरंग जो था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, उस उन्होंने कहा कि परमाणु स्तर पे उसे आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बृहद परिघटनाओं पे लागू हो सकती है, लेकिन परमाणु स्तर की जो घटनाएं हैं इस पे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कहा कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, कुछ निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा, क्या है, निश्चित ऊर्जा निश्चित वेग से घूम सकते हैं, निश्चित वेग से घूमते हैं, घूम सकते नहीं, घूमते हैं, निश्चित ऊर्जा निश्चित वेग से घूमते हैं, जिन्हें अस्थाई कक्षा कहते हैं, जिन्हें अस्थाई कक्षा कहते हैं। और उन्होंने क्या इसमें जोड़ा कि अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा, यानी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये बात उन्होंने ये स्पष्ट बोली थी। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं करता है तो उनकी पहली कमी तो यहीं गायब हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी, वैद्युत चुंबकीय तरंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी मैक्सवेल की, उसको उन्होंने कहा कि इस स्तर पे आप नहीं लगा सकते। ये उन्होंने कहानी इसमें लिख दी कि ऐसा होता है। हालांकि उन्हें क्वांटम, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी, उसका इस्तेमाल किया था। तो अब नाभिक के चारों कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता, हर कक्षा में नहीं घूमता है। उस जिस कक्षा में घूमता है उसकी एक पार्टिकुलर फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स वेग होता है, जिसको अस्थाई कक्षा कहते। और उसमें अगर घूमेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा तो उसकी कक्षा छोटी नहीं होगी और नाभिक में गिरेगा नहीं। ठीक है, मतलब। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है, कोणीय संवेग, क्वांटाइज्ड होता है। अभी देखिए क्या बोला उन्होंने, तीसरी बात है ना, तीसरी बात बोला कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L, इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग जो होता है यानी एंगुलर मोमेंटम, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। गुणज यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बात बोली, हर कक्षा में नहीं, उस कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल, क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपुल। इसका मतलब जो L होता है वो n h/2 पाई। L हालांकि जो है सदिश राशि, हम तीर लगा सकते हैं, अभी हम इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जहां पे n क्या है,
एक पूर्णांक है, यानी पूर्ण संख्या है, यानी n का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी जिसको हम लोग क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर कहते हैं। n को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, है ना, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब होता है कि या तो उसका कोणीय संवेग h/2π होगा, या 2h/2π होगा, या 3h/2π होगा, या तो 4। तो जिसमें ऐसी स्थिति बनती है इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, सभी कक्षाओं में नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, उन्हीं में घूम सकता जिसमें ये स्थिति पाई जाती है। ठीक, लेकिन हम जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बताएं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो MVR होता है। तो MVR कैसे होता है वे भी देख लें, होना तो चाहिए। ठीक है ना, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है R इंटू पी होता है, मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेडियल वेक्टर एक तरह से कह रखते हैं और मोमेंटम का। ठीक है, चलिए, या स्थिति सदिश जिसको कहते हैं, पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका और जो लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। यानी कहने का मतलब जो यल होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो R क्रॉस P होता है, इसे हम लोग RP साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सारी, या इसको हम लिख सकते हैं RMB साइन थीटा। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात। अब ये देखिए कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस है, नहीं रेडियल वेक्टर जो है एक तरह से कह सकते हैं R। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो लीनियर रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इसको कह लीजिए, उसका रेडियल वेक्टर और जो लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन है एक तरह से देखा जाए ये इधर है, अगर देखा जाए तो R वेक्टर की डायरेक्शन है ना, और हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है जिसको हम लोग mb भी कह सकते हैं, उसकी डायरेक्शन, यानी दोनों क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो r और p की जो डायरेक्शन, p की डायरेक्शन वही होती है जो v की होती है, तो r और p की डायरेक्शन के बीच का कितना एंगल है, r की डायरेक्शन जो है यहाँ से बाहर की तरफ है, और ये जो v की डायरेक्शन क्या, हर पॉइंट पे जहां भी देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। तो r वेक्टर इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा L होगा RMB साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसको हम MBR लिख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से जो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π। ठीक है, ये H अपान क्या होता है 2π। ठीक है, तो ये हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसलिए साइन 90 का मान 1 होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा वो रियलिटी में MVR होगा, और यही उन्होंने कहा था कि NH/2π का पूर्ण गुणज होगा, जिसमें ये दोनों जिसमें ये कंडीशन पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन उसी में घूम सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका भी आप नोट कर लीजिए, ये कहां से आया हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है,
अब एक रदरफोर्ड का ही स्टेटमेंट है कि रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन को एक वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए क्या होता है, एक का विकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो वो विकेंद्र बल उसको मिलता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के धनावेश के बीच लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होता है ना, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अभी उस बात को भी समझ लेते हैं ये रदरफोर्ड के हिसाब से। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए जो इसकी दूसरी बात थी उसमें अगर हम उसका स्पेक्ट्रम भी लिया जाए तो रेखीय प्राप्त होगा। वो दूसरा महत्वपूर्ण, उसी बात से वो कंफर्म कर दिए कि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन हर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता और न हर ऊर्जा का अवशोषण करता, कुछ निश्चित ऊर्जाओं का ही उत्सर्जन या अवशोषण करता है। जब भी उसका स्पेक्ट्रम लिया जाएगा जिसका वो उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है उसी के संगत जो करस्पॉन्ड जो है लाइन आएगी, है ना, बाकी गायब रहेंगी। ठीक है। तो दोनों उसी कथन से दोनों जो उनका कमियां थी वो दूर हो गई। तो इसके बाद चौथी बात क्या थी, ये रदरफोर्ड मॉडल में ही था। रदरफोर्ड के मॉडल से परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर और वृत्तीय कक्षाओं में घूमने के लिए एक अविकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। एक अविकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो इसे धनात्मक नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। तो जैसे एक नाभिक है, ये जैसे ये है, इस पे जो चार्ज होगा ये होगा और इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका ई है, आर है इनके बीच। ठीक। तो जो बल होगा, जब केंद्र बल होता है वही क्या होता है जी, और ये होता है कहने का मतलब बराबर होता, और ये होता है अगर इस मान लीजिए v वेलासिटी से घूम रहा है तो mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 ZE × E/r²। ठीक। समीकरण 2 हो सकता है। ठीक। तो ये बात थी। और एक पांचवी बात क्या थी कि अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को तभी बदलेगा जब उसे बाहर से ऊर्जा मिलेगी। यानी कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा अवशोषित करके ही अपनी कक्षा को बदलता है। बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करके ही अपनी कक्षा को क्या करता है, बदलता है। ठीक है ना।
अगर उसे बाहर से ऊर्जा मिलेगी तभी वो कक्षा को छोड़ के जाएगा। ठीक है, बाहर से उसे अगर ऊर्जा मिलेगी तभी वो कक्षा छोड़ करके जाएगा। और जब कक्षा छोड़ के जाता है तो वो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही उस कक्षा में रह पाता है और तुरंत जो अवशोषित किया रहता है ऊर्जा को इमिट करता है और वापस नीचे वाली कक्षा में आ जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है ना। तो वापस आते हुए वो किसी भी कक्षा में आ सकता है लोअर वाली, है ना। लेकिन नीचे से ऊपर जब जाएगा अवशोषित करके तो वो किसी एक फिक्स में ही जाएगा, हर में नहीं। जो जिस ऊर्जा को वो अवशोषित किया रहेगा उसी लेवल की ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस बात को भी लिख लेते हैं कि अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा तभी बदलेगा जब उसे बाहर से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलेगी, बाहर से ऊर्जा मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी कक्षा को नहीं बदलता, उसी कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है ना। अर्थात बाहर से ऊर्जा अवशोषित करके वो अपनी कक्षा बदल सकता है, यानी कि बाहर से ऊर्जा अवशोषित करके अपनी कक्षा बदल सकता है, ठीक है। तथा 10⁻⁸ सेकेंड बाद ही अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके वापस नीचे किसी भी ऊर्जा स्तर में आ सकता है, यानी किसी भी कक्षा में आ सकता है। अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके नीचे किसी भी कक्षा में आ सकता है। ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब वो अपनी ऊर्जा कहने का मतलब है कि जब वो ऐसा करता है तो वो ऊर्जा फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जो फोटान की ऊर्जा होती है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। यानी कि जो ऊर्जा अवशोषित करता है फोटान के रूप में, और जो उत्सर्जित करता है वो भी फोटान के रूप में, है ना। तो उत्सर्जित फोटान की जो ऊर्जा होती है, जिसको हम मान लो hν होती है, वो EI - E फाइनल, मतलब है कि वो इनिशियल और फाइनल ऊर्जा अवस्थाओं के बीच का ऊर्जा अंतर जो होता है उसकी एनर्जी के बराबर फोटान की एनर्जी होती है ना। यानी कि जहां से गया है उसकी ऊर्जा और जिसमें गया है उसकी ऊर्जा जो है उनकी ऊर्जाओं के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, जो अंतर लेते हैं ऊर्जाओं का, वो एक फोटान की ऊर्जा के बराबर होता है और जो उसको उत्सर्जित करता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इस ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है फोटान के रूप में, और वही 10⁻⁸ सेकेंड बाद उत्सर्जित करके पुनः अपनी कक्षा में नीचे वापस आ जाता है।
तो वापस आते हुए वो किसी भी कक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा ऊर्जा उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या हमेशा अवशोषण संक्रमण से ज्यादा होती है। ये चीज अभी नहीं, बाद में समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है, मतलब कक्षाओं की ऊर्जा है। ये इनिशियल कक्षा, किसी इनिशियल कक्षा से फाइनल कक्षा में गया है तो ये ज्यादा होती है, EI ग्रेटर देन EF, ठीक है ना। यहाँ पे EI ग्रेटर देन क्या होता है, EF होता है, यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जाएं हैं, EI ग्रेटर देन EF होता है। तो जो फोटान उत्सर्जित होता है उसकी हम आवृत्ति यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमको न्यू चाहिए तो EI माइनस EF बटे H यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी जब हम संक्रमण पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि जितनी भी परमाणु के भीतर जितनी भी कक्षाएं होती हैं उन सभी कक्षाओं का एक ऊर्जा लेवल होता है ना। उसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ऊर्जा अवस्थाएं कहा जाता है ना। अगर उस ऊर्जा लेवल की ऊर्जा ही अगर इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो ही वो उसमें जाता है। अगर उससे कम ऊर्जा उसके पास है तो वो उस लेवल में नहीं, उसके नीचे वाले लेवल में जाएगा, है ना। तो जिस स्तर की ऊर्जा पाता है उसी ऊर्जा स्तर में वो जाता है। अगर उससे कम ऊर्जा है तो वो वहां पे नहीं जाता है, ठीक है। चलिए तो ये वाला जो चीज है, ये जो हमें जो अविकृत बताया, ये जो है प्लांक तथा आइंस्टीन का जो विकसित प्रारंभिक क्वांटम परिकल्पना थी उसको लेकर के था, यानी उसमें समाविष्ट किया गया है ना, कि ऊर्जा का जो सर्जन होगा परमाणु द्वारा या उसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो फोटान के रूप में होगा। तो ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत में कहा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसी स्रोत द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या किसी पृष्ठ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि रुक रुक के छोटे छोटे बंडलों में पैकेट के रूप में होता है, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है। ये उसका सिद्धांत था। तो इसके रूप में ही यहाँ पर भी वही बात सम्मिष्ट की गई कि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो हो रहा है वो फोटान के रूप में हो रहा है, ठीक है ना। बाकी जो h न्यू बराबर EI और EF ये बाद में क्लियर होगा, अभी हम लोग जब संक्रमण पढ़ेंगे वहाँ पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये था बोर्स का परमाणु मॉडल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें दो फार्मूले आए थे जिसको हमने समीकरण 1 और 2 कहा था। उसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन के nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे, मतलब रैंडमली कोई जनरल फार्मूला कि अगर परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके nवीं कक्षा, n का मतलब कोई भी कक्षा जनरली, अब nवीं का मतलब पहली दूसरी तीसरी, तो एक जनरल कक्षा लेंगे। एक चीज और यह बता दें कि ये जो बोर्स का परमाणु मॉडल है वो वैलिड है एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए, मतलब जिसके परमाणु में नाभिक के बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए ये जो नियम है वो वैलिड होता है।
बोहर का जो भी परिकल्पना है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड होता है, ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैलिड है। ठीक है ना। तो ये बात और भी ज़्यादा क्लियर आएगी अभी आगे धीरे धीरे। अब हम लोग एक हेडिंग डालते हैं कि परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर, है ना, घूमते इलेक्ट्रॉन के nवीं कक्षा की त्रिज्या, घूमते इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या, है ना। हेडिंग है परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के nवीं कक्षा की त्रिज्या, मतलब आर्यन मालूम करेंगे, जनरल फार्मूला। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख करके हम R1 पहली दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आपने अभी देखा, मान लो nवीं कक्षा की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, nवीं कक्षा में उसकी वेलोसिटी vn है ना, और rn अभी हमने देखा था NH/2π, ये समीकरण 1 हमने देखा था अभी बोर्स के परिकल्पना के अनुसार। उसी तरह से हमने जो रदरफोर्ड का वो विकेन बल वाली बात थी, तो mvn² rn इक्वल टू हमने क्या देखा था 1/4πε0 Ze²/r², ये समीकरण 2 था। तो r है तो यहाँ n लगा दीजिए। अब समीकरण a में 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग, समीकरण 1 भागे 2। देखिए क्या क्या चीज होता है। mvn rn भागे mvn² rn, यहाँ पे भाग करेंगे NH/2π भागे, है ना, Ze²/4πε0 और n²। अब देखिए m से m कट गया, v से ये कट गया, rn सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या आता है इसको नोट कर लीजिए, मिटा लीजिए क्या क्या आएगा। ठीक, चलिए तो ऊपर वाली चीज मिटा देते हैं, ये दोनों हमने जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो चीज जैसे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। ये भी यहाँ के स्क्वायर बन जाएगा, एक vn रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये सबसे ऊपर चला गया तो हो जाएगा rn², नीचे vn बचा एक, यहाँ पे ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4πε0 rn², और गुणे NH है, नीचे जो है 2π Ze²। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 से ये कट गया, 2 हो गया, और हमें Rn चाहिए था, Vn, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं था, mv² Rn,
सॉरी, हमने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, हमें समीकरण 1 का स्क्वायर करके इसमें भाग देना चाहिए था। चलो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। तो समीकरण 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो समीकरण 1 का स्क्वायर ये है ना, ये सब स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरी चीज़ स्क्वायर हो जाएगी। अब चलिए, तो जो चीज़ कटना होगा कट जाएगा। देखो वी एन स्क्वायर एम कट गया, एक एम बचेगा, ये उभर जाके आर एन क्यूब हो जाएगा, है ना। तो एक एम बचा, आर एन क्यूब बचा, बाकी तो यहाँ कैंसिल हो गया सब। इधर देखिए ऊपर जाकर के क्या बचा, 4πε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर चला गया 4πε0 और आर एन स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या है 4π स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, एक पाई से पाई कट गया, नीचे पाई बचेगा, और यहाँ से एक आर एन स्क्वायर कट गया, आर एन बचेगा एक ठो, और यम नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना, और नीचे जो है पाई बचेगा और जेड बचेगा, ई स्क्वायर बचेगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और पाई ई स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, और एन स्क्वायर अपान जेड एक साथ कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे और एच की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, है ना। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई यम भी है ना, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ पे सॉरी यम भी रहेगा यहाँ पे, और यम होगा, सारी वैल्यू रखेंगे। तो नीचे का भी मिटा देता हूं मैं, अब तो हो ही गया। तो इसमें सारी वैल्यू रखेंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो आएगा इसका कैलकुलेशन जो करेंगे हम, उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। वो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी, तो वो आएगी 0.29 एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, ये चीज निकल करके आती है। अगर हम पहली कक्षा की बात करें, यदि n बराबर 1 हो तो r बराबर क्या हो जाए, r फर्स्ट जो होगी, है ना, पहली, तो वो हो जाएगी 0.529 और 1 अपान जेड हो जाएगी, है ना, एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर क्या होता है 1। तो जब z बराबर 1 हो गया तो यहाँ r1 बराबर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो त्रिज्या होती है ये होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोहर की त्रिज्या, बोहर्स त्रिज्या, बोहर्स रेडियस, या नील बोर्स की त्रिज्या, है ना, बोहर की त्रिज्या कहते हैं। नील्स बोर या उसी को बोहर बोला जाता है, बोर्स की त्रिज्या या बोहर की त्रिज्या। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, बोहर की त्रिज्या। तो इसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। यह है बोहर त्रिज्या। पहली हाइड्रोजन परमाणु की पहले कक्षा की त्रिज्या इतनी एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना, बोहर त्रिज्या। अब इस फार्मूले से अगर हम यहाँ की बात करें तो दो चीज पे निर्भर करती है, आर्यन। पहली बात है कि ये प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के है। दूसरी बात है कि ये 1/z है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ रेडियस का मान घटेगा और n बढ़ने के साथ रेडियस का मान
बढ़ेगा। अगर हमें उस कक्षा की एरिया चाहिए, एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पाई और एम स्क्वायर, क्योंकि वृत्तीय कक्षा उसकी एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बोर्स रेडियस पहली ये होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ R2 लिखना चाहते हैं, Rn लिखना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 यही आ रहा हूबहू हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो अगर आप Rn लिखना चाहते हैं तो इधर R1 1 लिख दें, n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि Rn की वैल्यू क्या होती है, यही है, वो है। तो चलिए अब हम लोग जो है nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग की बात करते हैं, जिस वेग से वो घूम रहा है, कक्षीय चाल की बात। nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग Vn, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अब क्या है, अब है nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का, nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, जिसको हम लोग Vn कहेंगे, ठीक है ना। वेग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि mVnRn इक्वल टू NH अपॉन 2π, ऐसा हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है। अब यहाँ पे Vn की वैल्यू रख दो, Vn की वैल्यू अभी पीछे क्या आई थी, वही रख देना है यहाँ पे। तो m रखिए, Vn हमें निकालना, Rn की वैल्यू पीछे से आप कैलकुलेट करें, हमने उसको एक जगह नोट कर लेना चाहिए था, हमने मिटा दिया। तो जो Vn की वैल्यू है और Rn की, वो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पाई m z e स्क्वायर, ऐसा कुछ था, ठीक है ना, ऐसा ही आया था। और यहां से हो जाएगा NH 2π। अब यहां से कुछ चीजें कटती हैं तो काट दीजिए, जैसे पाई से इधर पाई कैंसिल, H से एक NH कट गया, और इधर M से M कट गया, तो Vn गुणे क्या मिलेगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट Z e स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, 1/2, यही मिला ना। तो यहां से अगर हमको Vn चाहिए तो क्या हुआ, nवीं कक्षा का कक्षीय वेग, तो ये 2 है, और ये ऊपर हो जाएगा Z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह की कुछ चीजें आएंगे, Z e स्क्वायर, है ना। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो NH भी तो बचेगा, एक ही तो कटे हैं, तो यहाँ पे NH भी रहेगा, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, N इंटू H, ठीक, इस तरह की चीजें आएंगी। NH भी तो एक ही कटा, एक तो बचा ही है, तो NH भी आएगा, साइलेंट नॉट रहेगा 2i। अब क्या करना है, इसमें जड़ और n को एक साइड कर दीजिए, तो e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h एक जगह हो गया, और z बटे n एक तरफ हो गया, ठीक है ना। z और n यही चीज वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी तो क्या है, कांस्टेंट।
अब इसमें ई की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की अगर हम वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो राशि निकल के प्राप्त होती है वो निकल के प्राप्त हो 2.2 गुणे 10⁶ Z/n। इसे हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है। ठीक है ना, Z/n मीटर पर सेकेंड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसकी जो वैल्यू होती है, एक मिनट, जो Vn की वैल्यू होती है, जैसे कि लाइट में अगर 1337 से डिवाइड करें तो वो 2.2 गुणे 10⁶ आता है। C/137 की जो वैल्यू होती है 2.2 गुणे 10⁶ आती है। तो यहाँ पे हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, Bn = C/137 Z/n। ठीक है ना, ये भी लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखा जाए तो Z = 1 और प्रथम कक्षा के लिए, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z = 1 और n = 1 के लिए, ठीक, क्या आ जाएगा? तो 1 की बात करें तो V बराबर हो जाएगा C/137 और Z की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, n की वैल्यू भी 1 हो गई। तो V1 जो है वो C/, यानी पहली कक्षा में जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.2 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और एक राशि यहाँ पे और भी निकल के आती है, अगर हम B1/c को कहते हैं, जिसको हम अल्फा कहते हैं, B1/c यानी 1/37, एक कांस्टेंट चीज आती है। अगर पहली कक्षा में लाइट के वेलोसिटी से भाग देंगे तो यही चीज तो मिलेगा जो कि कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक। सूक्ष्म संरचना का नियतांक का मान होता 1/137 B/c1, यानी कि पहली कक्षा की वेलोसिटी और लाइट, इलेक्ट्रॉन के पहली कक्षा की कक्षीय चाल और लाइट की वेलोसिटी के अनुपात को कहते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1/137। ठीक, तो ये चीज थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहली कक्षा का वेलोसिटी भी निकल के आया, इतना होता है। 9वीं कक्षा की वेलोसिटी क्या होती है, ये है। ठीक है ना। और C/137 की वैल्यू भी 2.2 गुणे 10⁶ होता है, 6 होता है। ठीक, और यहाँ से एक चीज और भी निकल के आती है कि जो 9वीं कक्षा की वेलोसिटी है Vn अगर दिख रहा है तो ये प्रोपोर्शनल टू Z होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n होता है। तो ये सारी चीजें कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं, आपके TGT, PGT या नीट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इनको पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आसान है। अब 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट वाली बातें थी जिसको हमने बताया। आप इसको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। सूक्ष्म संरचना नियतांक की वैल्यू कितनी होती है और किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए,
चलिए, अब 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ना, के काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी के ई या ई के, कहीं कहीं ई के ही लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप ई के भी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी या के है, काइनेटिक एनर्जी को के से, तो जो होती है वो 12mv_n² होगी। ठीक, सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करिए, यम है, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, Ze² है ना, 2 थी 2NH एप्सिलॉन का स्क्वायर, यही तो था, Ze² 2NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब इसे फैला दीजिए, यह हो जाएगा Z² e⁴ और 4n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। या इसको आप सिंपल कर दीजिए, 1/8 हो जाएगा m e⁴ Z² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। इस तरह का चीजें आएगा के बराबर। ठीक, यहां पर भी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/8 m e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और Z² n², इस तरह की चीजें आएंगी। Z के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, n² के एंटी मतलब होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहीं पे स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें। गतिज ऊर्जा थी ना, अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको U कहते हैं। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉन। तो स्थितिज ऊर्जा में जो वैल्यू रखी जाती है ना, वो चिन्ह के साथ रखी जाती है। एक चीज का ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग इस फार्मूला को ड्राइव किए थे, तो जो चार्ज का जो चिन्ह, उसमें चिन्ह के साथ लिखना, फोर्स में नहीं। तो ये होती है, एक सिस्टम बनता है, वो होगा Ze और ये माइनस इलेक्ट्रॉन का बटे R। नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। तो Rn 9वीं कक्षा का है, तो n हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Ze² बटे Rn। अब यहाँ Rn की वैल्यू रख देंगे, तो U बराबर -1/4πε0 Ze², Rn की वैल्यू। अब Rn की वैल्यू क्या होती है, तो Rn की वैल्यू होती है n² h² एप्सिलॉन नॉट πm, ठीक है ना, Ze², याद रखिएगा, n² h² एप्सिलॉन नॉट πm Ze², ये Rn की वैल्यू होती है। अब यहां से इसको काट दिया जाए, पाई से पाई कट गया, जेड से देखिए क्या क्या कटता है। ये तो ऊपर चला जाएगा तो Z² होगा, e⁴ हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या बनता है, 1/, ये ऊपर सब चला जाएगा, तो m Z² सॉरी यहाँ पे, और e⁴ हो गया है ना। और नीचे क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h², आगे माइनस, यही चीज तो बचेगी 4। ठीक,
ये चीज़ बचेगी। तो ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव है यहाँ पे, है ना। तो टोटल एनर्जी ई की बात करें तो K प्लस यू। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो ये है 1/8 m e के पावर 4 z स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसा ही कुछ ये भी है m e के पावर, है ना। तो ये माइनस में है तो लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m e के पावर 4 z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। 1/8 में से 1/-4 घटाना है ना। तो 8 तो लघुत्तम हो जाएगा, माइनस में आएगा, है ना। लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या करना है, ये चीज लघुत्तम हो जाएगी। 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा लघुत्तम n स्क्वायर h स्क्वायर। तो वो तो कट गया, बचेगा क्या, m e के पावर 4 z स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 2, दुगना हो जाएगा 2 m e के पावर 4 z स्क्वायर, यही बचेगा। तो माइनस में से घट जाएगा तो वही आएगा, e के पावर हो जाएगा -8 m e के पावर 4 z स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ये जो है टोटल एनर्जी आ गई। अब देखिए टोटल एनर्जी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टम से बाहर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर घूमता रहता है, वो नाभिक के छोड़कर कभी नहीं जाता है, मतलब कक्षा को। कब जाएगा, जब इतना ही पॉजिटिव एनर्जी इसको मिल जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा, सब कुछ चीज़ें हैं अभी तो इसमें घुस रहे हैं हम लोग। जब इतना ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़ करके रिमूव हो जाएगा। जब हम लोग परमाणु स्तर पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, संक्रमण पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अब ये निगेटिव एनर्जी है ना। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि बंधन ऊर्जा, बंधा हुआ है, उसके पास एकदम चिपका है, उसके पास तो एकदम नेगेटिव है ऊर्जा। क्योंकि जब किसी के पास पॉजिटिव ऊर्जा या काइनेटिक प्लस ऊर्जा होती है तो उछल कूद करने लगता है। तो ऑलरेडी वो 0 से भी कम है तो एकदम सुसुप्त पड़ा हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये बंधा हुआ है ना, बंधन में है, नहीं जा सकता। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसकी हम जो ये टोटल एनर्जी है इससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है nवीं कक्षा का है तो यहाँ पे n लिख दिया जाए, है ना, एक तरह से। चलिए नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए ये बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते केवल कैलकुलेशन है और सिंपल है, केवल मानों को पुट कर देना है इसमें। अब क्या है कि इसमें जड़ और n स्क्वायर अगर एक तरफ कर लें तो बाकी की वैल्यू कितना आती है। यहाँ पे देखिए n माइनस है 1/8 m e के पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर n स्क्वायर एक तरफ। इसकी वैल्यू अगर रख दिया जाए, हालांकि यहाँ हम वर्ग के कैलकुलेट नहीं करें, e की m की इलेक्ट्रॉन के लिए, एप्सिलॉन नॉट की और प्लैंक नियतांक की वैल्यू रख दिया जाए तो वो निकल के आती है 13.6 और ये होता है z स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहली कक्षा की एनर्जी, हम किसी भी कक्षा की एनर्जी आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
और ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक चीज भी याद रखिएगा, किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला गया है, ये जो वैल्यू हमने निकाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा परमाणु स्तर की ऊर्जा है तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखा जाएगा, सूक्ष्म ऊर्जा है। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है? 1, तो En बराबर हो जाए -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, अगर हम n बराबर 1 रखें तो पहले की ऊर्जा कितना हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 रखें, अब n का मान 2 रखें, 4 से भाग देंगे तो ये निकल गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 की बात करें तो E3 की वैल्यू अगर निकाल के देखें तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E4, n बराबर 4 रखें तो E4 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप निकाल के देख सकते हैं, है ना, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से जो है एनर्जी हर कक्षा के लेवल की एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसकी एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा है पहली कक्षा की, बाकी की कम होती गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीव करना है तो उतना ही उसको प्लस देना पड़ेगा ना, इसका मतलब है यहाँ की एनर्जी बंधन ज्यादा पहले कक्षा की। तो ये सिस्टम है, ठीक है ना। अगर हम इनफाइनाइट कक्षा की बात करें कि अगर n बड़ा इनफाइनाइट होगा, जिसको आयनित अवस्था कहा जाता है, आयनित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी? तो आप जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगी? 0। कितना हो जाएगी? 0। यानी कि आयनित अवस्था की ऊर्जा पॉजिटिव 0 होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब उतनी ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको आयनित अवस्था कहते हैं, मतलब कक्षा छोड़ के चला गया, है ना। आयन तो आयनित अवस्था होती है। ठीक है, तो ये था आज का नील्स बोर्स या बोहर्स का परमाणु मॉडल। और उस मॉडल के आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा का कक्षीय वेग, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा निकाला। देखा टोटल ऊर्जा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ करके नहीं जाएगा, तो उसे इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यानी टोटल एनर्जी जब 0 होगी तब जाके वो आयनाइज अवस्था में होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो नील बोर्स ने दिया था, इनमें भी कुछ कमियां थी, आगे पढ़ेंगे इनकी भी कमियां। और दूसरी चीज़ है कि ये जो अपना मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था, मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दिया था। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे और आशा है कि मतलब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, है ना। और हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, और जो भी क्लियर नहीं है अभी तो आप इसके शुरुआत में हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।